Hello students, welcome back to Simply Tutor classes. As we are doing our chapter classification of data, today we will cover the topic ways to classify numerical data or raw data. When we collect data from primary sources or secondary sources, the data is in raw form. रो फॉर्म मतलब जैसे हमने डाटा उठाया है वो उसी फॉर्म में होता है। फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है, उस डाटा को अरेंज करना होता है। अब अरेंज करने के लिए हमारे पास कौन कौन से वेज अवेलेबल हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जब हम बात करते हैं डाटा को अरेंज करने की, तो जो रो डाटा मैंने भी आपको बताया कि जिस फॉर्म में डाटा इकट्ठा किया है उसी फॉर्म में अवेलेबल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसे अरेंज करना पड़ेगा। हम अरेंज क्यों करते हैं, अरेंज करते हैं ताकि हम उसके ऊपर जो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ अपनी लगाना चाहते हैं वो लगा सके और उससे किसी ना किसी कंक्लूज़न पर पहुंच सके। जब हम बात करते हैं कि कौन कौन से तरीके हमारे पास अवेलेबल हैं डाटा को क्लासीफाई करने के, डाटा को क्लासीफाई करने के या फिर डाटा को अरेंज करने के, तो वो हमारे पास दो तरीके हैं। एक होता है इंडिविजुअल सीरीज जिसे हम ऑर्डर्ड अरे भी बोलते हैं, और दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। एक एक करके मैं बताऊंगी आपको। जो मैं बात करती हूँ सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज़ की। इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर क्या होता है कि हम डाटा को अरेंज करते हैं ऑर्डरली, एक ऑर्डर में। अब वो ऑर्डर कैसा हो सकता है, असेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है और डिसेंडिंग। असेंडिंग आपको पता है ना कि सबसे छोटा नंबर सबसे पहले, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, मतलब जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वो हम वैसे वैसे उसको अरेंज करते जाएंगे। और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर की मैं बात करूं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, क्या अगर हमारे पास रो डाटा बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा, तो क्या उस केस में हम इंडिविजुअल सीरीज यूज़ कर सकते हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, क्या अगर हमारे पास जो रो डाटा हमने इकट्ठा किया है वो नंबर ऑफ फिगर्स हैं हमारे पास, क्या उस केस में हम इंडिविजुअल सीरीज यूज़ कर सकते हैं या नहीं? इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, ठीक है। तो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर क्या हुआ, सिंपली हमने डाटा को अरेंज किया आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर हुआ इतना? फिर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अगर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कोई आइटम, आइटम यहाँ पर हमने किसकी बात कर रहे हैं, कौन सी आइटम की, जो डाटा हमने कलेक्ट किया हुआ है कितनी बार रिपीट हो रही है, वो चीज़ हो जाती है फ्रीक्वेंसी, राइट। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में भी हम दो तरह के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज कर सकते हैं। एक होता है डिस्क्रीट सीरीज, या फिर हम बोल सकते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक होता है कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम इंडिविजुअल सीरीज के केस में यूज करते हैं, ठीक है। और जो कॉन्टिन्यूस होता है वहाँ हम क्लासेस बना देते हैं। कैसे? जैसे कि आपने ये 11th या 12th में आपने पढ़ा भी होगा, फोर एंड क्रॉस मेथड, कि जैसे हमारे पास बहुत सारा डाटा अवेलेबल है, ठीक है, तो उस डाटा में एक नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। जैसे मान लो 4 है, 4 कितनी बार रिपीट हुआ, आप देखोगे, काउंट करोगे, 4 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। पहली बार क्या करते थे, 4 बार आया तो 4 डंडे सीधा खड़े करके लगाते थे, और जैसे ही 5वीं बार वो 4 आता था, आप क्या कर देते थे, उनको डायगोनली क्रॉस कर देते थे। वो 5 नंबर को इंडिकेट करता था, जिसे हम बोलते थे 4 एंड क्रॉस। उसके बाद फिर से छठा नंबर आता था तो 6 को फिर से सीधी लाइन, 6 7 8 9, और फिर क्रॉसिंग हो जाता था। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि एक नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो सिंपली लिखते जाओगे। जैसे कि इंडिविजुअल सीरीज यहाँ पर हो जाएगी हमारी एक, बताओगे जो भी नंबर है, 2, मान लो 5 बार रिपीट हुआ तो 5, 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है वो लिख दोगे। कोई भी आइटम आगे 7 है, वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, तो उसके आगे 2 लिख दोगे। वो फ्रीक्वेंसी हुई। फ्रीक्वेंसी मतलब एक आइटम, एक नंबर कितनी बार रिपीट हुआ, वो उससे आप क्या बोलोगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब मैं बात करूँ कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जब डाटा बहुत 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 ज़्यादा लार्ज हो, तो उस केस में ना तो हम इंडिविजुअल सीरीज यूज़ कर सकते हैं, ना हम
डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा। कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है, हम क्या करेंगे, हम क्लासेस बना लेते हैं और देखेंगे कि इससे इसके बीच में हमारा कितने बार रिपीट हो रहा है। जैसे 0 to 10 के बीच में जितने भी नंबर होंगे वो उसके अंदर डाल देंगे। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और उसके आगे उसकी क्या लिख देंगे, फ्रीक्वेंसी। वो हो जाएगा आपका कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर। यहाँ पर कॉन्टिन्यूस के अंदर हम क्या करते हैं, क्लासेस बनाते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन बाय पुटिंग योर क्वेरी इन कमेंट बॉक्स। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम करेंगे वो हम करेंगे टर्म्स यूज्ड विद ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने लास्ट में पढ़ा ना, क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या कॉन्टिन्यूस सीरीज वाला पॉइंट, उसे हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। तो वो जो ग्रुप्स हैं वो किस तरीके से बनेंगे, क्लास इंटरवल कैसे निकलेगा, क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होगी, क्लास लिमिट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। इसके साथ ये टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।